अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और इसके ऊपर मैं आज लेक्चर दे रही हूँ। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल अभी तक आपने जो पढ़ा है वो स्केलर पोटेंशियल पढ़ा हुआ है वी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्जेस की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, वो आपने पढ़ा है, वो स्केलर पोटेंशियल होता है। जो वेक्टर पोटेंशियल होता है बेसिकली वो आपके पास क्या है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, अगर आपको पता है कि कर्ल ऑफ ई जो है वो ज़ीरो होता है और उसकी वजह से आपके पास एक स्केलर पोटेंशियल होता है वी, जो बराबर जो कि जिसका जो है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और आपने ये देखा है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो ज़ीरो है। तो जैसे हम लोगों ने ये इन्होंने जैसे रेफरेंस भी दिया 1.6/2, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्चुअली दो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम पढ़े थे और उसके अंदर हमें था कि हमारे पास जब कर्ल किसी भी वेक्टर फील्ड का ज़ीरो होता है तो इट्स मीन कि वो वेक्टर फील्ड जो है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल। और जब डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का ज़ीरो होता है तो इट्स मीन कि वो बराबर है कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑथराइज बाय थ्योरम 1, आप बेशक उस थ्योरम को जाके बाहर देख लें। पहला वाला जो है वो थ्योरम 1 से है और दूसरा जो है वो थ्योरम 2 से। और उसका प्रूफ भी इन्होंने आपको बता दिया है कि आपके पास थ्योरम 2 का प्रूफ जो है वो प्रॉब्लम 5.30 में आपको मिल भी जाएगा। फिलहाल हम उसका रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं थ्योरम का, अब स्टेटमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं कि उसको यूज़ करते हुए हमने ये दो चीज़ें कंक्लूड कर ली। तो द पोटेंशियल फॉर्मूलेशन ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ divergence of b is equal to 0 and divergence of curl is always 0। तो मतलब आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप डाइवर्जेंस लें इस इक्वेशन की दोनों साइड पे तो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको बताया कि अगर आप लेकिन कर्ल ऑफ अगर आप बी लें तो फिर क्या होगा, तो अब जब दोनों साइड पे कर्ल लेंगे तो ये आपके पास जो है वो यूज़ की है आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की हुई है, जो है आपको इस बुक के एंड में मिल जाती हैं ये आइडेंटिटीज़। तो इस तरह की फॉर्म आप आइडेंटिटी के ले लेंगे। अगर आप कोई वेक्टर फंक्शन है उसका कर्ल एंड फिर दोबारा उस कर्ल का कर्ल हो रहा है तो आपके पास जो है वो ये फार्मूला यूज़ होता है। इसमें आपके पास जो है अगर आप इनको देखें तो ये आपके पास किसके बराबर है, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड सॉरी, ये किसके बराबर है, कर्ल ऑफ बी आपको पता है बाय एम्पेयर्स लॉ ये बराबर होता है म्यू नॉट जे के, भी हमने पीछे देखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली साइड किसके बराबर हो रही है, मैथमेटिकली जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग म्यू नॉट जे के बराबर हो रही है। तो अब अगर आप इधर देखें तो उन्होंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर एक एम्बिग्यूटी है। मतलब ये कि एक आप ये कह सकते हैं एम्बिग्यूटी से मुराद ये होता है कि उसमें मतलब कुछ ना कोई फ्लॉ है या कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी बात करें कि अगर आप ऐड करें वी किसी भी फंक्शन के ऊपर उसका जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो हो, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो है उसके अंदर आप वी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पास एज अ कांस्टेंट ऐड होगा और वो उसके फ़िज़िकल क्वांटिटी मतलब ई को अफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, इन अदर वर्ड आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास वी कोई पोटेंशियल है और अगर वो आप ऐड करें किसी भी उसके अंदर फंक्शन के अंदर जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो है तो वो उसकी जो पोटेंशियल के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको ऑल्टर नहीं करेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसके बाद का ये मतलब बनता है। तो इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है तो अगर आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी ऐसे फंक्शन में जिसका कर्ल वैनिश कर रहा है, ठीक है, मतलब स्केलर पोटेंशियल को आप ऐड कर सकते हैं किसी भी ऐसे फंक्शन में जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो हो रहा है, और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी ऐसे फंक्शन में जिसका कर्ल वैनिश कर रहा है। तो आपके पास अगर आप स्केलर पोटेंशियल को किसी भी ऐसे फंक्शन में ऐड करे हैं जिसका जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो हो रहा है तो आपके पास जो है वो ई को ऑल्टर नहीं करेगा। और अगर आप
ऐड करें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को एनी फंक्शन जिसका कर्ल वैनिश कर रहा हो, तो आपके पास बी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मिसाल के तौर पे कि अगर आपने यहाँ पे एक कुछ और ऐड कर लिया, ठीक है, ए के साथ आपने और कोई पोटेंशियल साथ ऐड कर लिया, तो आपके पास जो है, और फिर आपने कर ऐड करके ना, जैसे ए प्लस ए प्राइम सपोज आपने कर दिया, तो अब आपने जब कर लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ ए प्राइम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास v है, तो अगर आप v में आपने कुछ ऐड कर लिया v प्राइम, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ v प्लस ग्रेडियंट ऑफ v प्राइम, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, बेसिकली 13 चैप्टर के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है। देखें ये ए वेक्टर पोटेंशियल है जो बराबर है ए प्लस अल्फ़ा के ए प्राइम, और वी एक स्केलर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि बराबर है वी प्लस बीटा के। तो आपके पास दो पोटेंशियल्स थे वी एंड ए, और एक और पोटेंशियल का पेयर है वी प्राइम एंड ए प्राइम। वी और ए को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आती हैं वही वी प्राइम और ए प्राइम को यूज़ करके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आती हैं। तो ए प्राइम और वी प्राइम सॉरी ए प्राइम और ए में क्या डिफरेंस है और वी प्राइम और वी में क्या डिफरेंस है कि सिंपल ए प्राइम जो है वो ए से सम कांस्टेंट डिफरेंट है। मतलब आपके पास ए में अगर आप कुछ कांस्टेंट का ऐड करें इस तरीके से कि इस कांस्टेंट का कर्ल जो है वो ज़ीरो हो, तो आपके पास जो है वो ए प्राइम ए के बराबर है। इसी तरह वी प्राइम बराबर है वी प्लस बीटा के, इस तरह से कि जब अगर आप ग्रेडियंट लें दोनों साइड पे तो बीटा का ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो हो। सिंस द टूज एज गिव द सेम, मतलब ए और ए प्राइम सेम बी देगा, तो इट्स मीन कि जब आप दोनों साइड पे कर्ल लेंगे, तो अगर दोनों साइड पे कर्ल लेने से सेम बी आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर्ल ऑफ ए प्राइम बराबर है कर्ल ऑफ ए के, तो इट्स मीन कि कर्ल ऑफ अल्फ़ा जो है उसको ज़ीरो होना चाहिए। और इसी तरह आपके पास ग्रेडियंट ऑफ वी प्राइम बराबर है ग्रेडियंट ऑफ वी के, अगर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसके लिए ग्रेडियंट ऑफ बीटा जो है उसको क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और आपको यहाँ पे पता है कि अगर किसी चीज़ का कर्ल ज़ीरो होता है, ठीक है, ये भी कोई वेक्टर है और अगर इसका कर्ल ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर होगा किसके, वी कैन देयरफॉर राइट एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके पास अगर आप इसको ग्रेडियंट ऑफ अल्फ़ा लैम्डा जैसे उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अगर कर्ल ऑफ सम दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इट्स मीन कि ये बराबर है ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कर्ल ज़ीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट था किसी स्केलर का, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास अगर कर्ल ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है तो इट्स मीन कि अल्फ़ा बराबर है ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक कंडीशन इन्होंने निकाल ली कि यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ बीटा ज़ीरो होना चाहिए, कर्ल ऑफ अल्फ़ा को ज़ीरो होना चाहिए, तो आपके पास जो है वहाँ से नोटेशन का लिखा रही है। तो एक नेक्स्ट किस्म का स्टेट है जिसमें फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमने ग्रेडियंट ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो रहा है तो इट्स मीन के अल्फ़ा इस हमको कर्ल ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो रहा है तो इट्स मीन के अल्फ़ा ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा के बराबर है, कोई लैम्डा एक फंक्शन ले लिया। और बीटा ज़ीरो होने का बीटा जो है उसकी क्या कंडीशन है कि ग्रेडियंट ऑफ बीटा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तब सेम आएंगी कि जब इनके इसके ग्रेडियंट ऑफ बीटा जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो द टू पोटेंशियल ऑल्सो गिव द सेम ई, तो इसी तरह जैसे आपके पास दो वेक्टर पोटेंशियल सेम बी दे रहे हैं, इसी तरह दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपके पास सेम ई देंगे। तो आपके पास क्या है कि यहाँ से इन्होंने एक इक्वेशन बना ली कि आपके पास जो है ग्रेडियंट ऑफ बीटा प्लस पार्शियल अल्फ़ा बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा पुट के लिए ग्रेडियंट को जो है वो कॉमन ले लिया, एंड देन फिर आपके पास जो है अगर आप लेट्स सपोज इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट को
ख़त्म कर दें दोनों साइड से इंटीग्रेट करके, यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो खैर यहाँ से इन्होंने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, खैर ये तो बहुत आपका नेक्स्ट चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है जो हमारा 5th चैप्टर में बात की जा रही है। तो यहाँ से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैड बिल्ट इन एम्बिग्यूटी यू कैन ऐड टू वी एनी फंक्शन। आप वी के अंदर कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं जिसका ग्रेडियंट 0 है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि ग्रेडियंट 0 होने का क्या मतलब है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट, ग्रेडियंट किसी चीज़ का 0 होने का ये मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, विद पोजीशन वो चेंज नहीं हो रहा, और उसके ऐड करने से आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी ई है वो इफेक्ट नहीं हो रही। और इसी तरह आप किसी भी वेक्टर पोटेंशियल के अंदर अगर आप कोई फंक्शन ऐड कर दें तो इस तरह से कि वो जो फंक्शन आपने ऐड किया, जैसे इस केस में हमने अल्फ़ा ऐड किया था जिसका कर्ल वैनिश कर रहा है, तो और उसका कर्ल वैनिश करने का मतलब ये है कि वो किसके बराबर है, वो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर के बराबर है। जैसे हमने देखा कि अल्फ़ा डेल्टा लैम्डा के बराबर था, और उसके ऐड करने से बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। ये जो इन्होंने यहाँ पे बात बताई है वो मैंने बता दी कि जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे उस फंक्शन के अंदर हमने, जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था कि a प्लस ए प्राइम कर रहे हैं, तो मतलब a प्राइम से मेरे मुराद कोई कांस्टेंट था कि अगर आपने कोई कांस्टेंट ऐड किया इस तरीके से कि जब आपने कर्ल खोला है तो आपके पास उसका कर्ल जो है वो 0 है। यहाँ से मैं a प्राइम कह दिया था, अदरवाइज़ मुझे कहना थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए था, जैसे उन्होंने बुक में किया हुआ है 10th चैप्टर में कि a और a प्राइम, और a और a प्राइम में डिफरेंस ये होता है कि a प्राइम बराबर होगा a प्लस अल्फ़ा के। इसी तरह v और v प्राइम में क्या डिफरेंस है कि v प्राइम बराबर है v प्लस बीटा के। ठीक है, तो इसी तरह हमने v में कोई फंक्शन ऐड किया इस तरह के उसका ग्रेडियंट 0 है, a में हमने कोई स्केलर फंक्शन ऐड किया तो एक नया पोटेंशियल आया, और वो जो हमने चीज़ ऐड की थी उसका कर्ल 0 है। वी कैन एक्सप्लॉर दिस फ्रीडम टू एलिमिनेट द डाइवर्जेंस ऑफ a। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो इन्होंने इस फ्रीडम को यूज़ करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रीडम को यूज़ करते हुए कि आप जो है वो वेक्टर पोटेंशियल के अंदर ये है कि आप उसके अंदर कोई स्केलर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से कि उसका कर्ल वैनिश कर रहा हो तो वो आपको सेम बी देगा। और इसी तरह अगर आप स्केलर फंक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कोई फंक्शन ऐड करें इस तरीके से कि उसका ग्रेडियंट 0 हो रहा हो तो वो आपको सेम ए ई देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए को इक्वल टू 0 ले लिया, और आपके पास उसको फिर आगे उन्होंने यहाँ पे प्रूफ भी किया है। जैसे मैंने बताया था कि ए तो सपोज आपने सपोज कर लिया कि वो a नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ से आया है आपके पास। सपोज a नॉट आप सपोज कर लें कि वो ओरिजिनल पोटेंशियल है जो कि डाइवर्जेंस लेस है, तो ऑब्वियसली जिसकी डाइवर्जेंस 0 नहीं है। और अगर आपने कोई भी एक और फंक्शन उसके अंदर ऐड किया है, और जो फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया जैसे अल्फ़ा हमने ऐड किया था, तो अगर वो फंक्शन जो है बराबर है ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर जैसे डेल्टा लैम्डा के, तो आपके पास जो है अब आपने ये जो नया फंक्शन स्केलर सॉरी नया वेक्टर पोटेंशियल आया है वो a है, ओरिजिनल a नॉट था। तो जब आप दोनों साइड पे आपने जब डाइवर्जेंस ली तो वो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, और वी कैन अकोमोडेट इक्वेशन 5.61। तो ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ a जो है, तो अगर आपके पास ये 0 हो, ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये 0 है तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी, डाइवर्जेंस ऑफ a नॉट का बराबर होना चाहिए या डेल्टा स्क्वायर लैम्डा का बराबर होना चाहिए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ a नॉट। तो अगर हम लोग ये कहें कि डाइवर्जेंस ऑफ a जो है वो 0 है, ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैथमेटिकली ये पाइजॉन इक्वेशन इस तरह की फॉर्म की होती है। तो ये पाइजॉन इक्वेशन की फॉर्म बन रही है इस वाली इक्वेशन की, जिसमें आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ a की जगह पाइजॉन इक्वेशन में रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आता है। तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट रो जो होता है उसलिए आपके पास सोर्स होता है, ठीक है। तो और हमें पता है कि किस तरीके से हम पाइजॉन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पीछे हमने टेक्निक्स देखी हैं, स्पेशल टेक्निक्स देखी हैं। That's what electrostatic is all about. Given the charge distribution find out. Electrostatic में ये होता है कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है और आपने पोटेंशियल्स को फाइंड करना था। तो इन पर्टिकुलर इफ रो गोज़ टू 0 एट इन्फिनिटी द सोल्यूशन इज इक्वेशन 2.29। तो अगर आपके पास रो 0 हो जाए ये वाली साइड एंड इन्फिनिटी, अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये पाइजॉन इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है, लैप्लास इक्वेशन में।
और आपके पास फिर उसका जो सोल्यूशन होता है वो आपके पास इसके बराबर होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो। जैसे ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा ये पाइथन इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये चीज़ें देख चुके हैं। और यहाँ से फिर उसके बाद अगर आपके पास रो ज़ीरो हो तो ये हो जाता है, एंड देन फिर उसके पास आगे जाके आपके पास पोटेंशियल की फॉर्म आ जाता है ये, ठीक है, बाय यूजिंग लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग ये कह देते हैं कि बाय द सेम टोकन अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट जो है वो एट इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाए तो इट्स मीन कि आपके पास जैसे यहाँ पे रो ओवर एप्सिलॉन रो ज़ीरो हो रहा था या ये वाली साइड ज़ीरो हो रही थी, तो वी जो है वो आपके पास इसके बराबर आ गया था। तो अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो ज़ीरो हो रहा है तो लेमडा को इस तरह की फॉर्म में आ जाना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे रो है, ठीक है, यहाँ पे रो है, तो यहाँ पे रो है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो सोल्यूशन आएगा इस वाली इक्वेशन में, उसमें रो की जगह क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एडजस्ट होगा, जैसे यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट बाहर था, तो आप इस तरीके से कर लें कि इस एप्सिलॉन नॉट को आप कहें कि ये इधर था तो ये इधर आ रहा है। तो इस केस में ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट 1/4 इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट आर डी टॉप प्राइम हो गया। तो लेमडा को इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट डज नॉट गो टू ज़ीरो एट इन, अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए नॉट ज़ीरो ना हो एट इन्फिनिटी वी विल हैव टू यूज़ अदर मीन टू डिस्कवर द अप्रोप्रिएट लेमडा। तो फिर ऑब्वियसली हमें लेमडा को फाइट करने के लिए कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट एज वी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय अदर मीन व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करते हैं और तरीक़ों से जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर जाती है और इन्फिनिटी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो रहा था। बट एसेंशियल पॉइंट रिमेन्स इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू मेक द वेक्टर पोटेंशियल डाइवर्जेंस लेस। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि आप वेक्टर पोटेंशियल को डाइवर्जेंस लेस कर सकें। टू पुट इट द अदर वे राउंड, द डेफिनेशन बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए स्पेसिफाइज द कर्ल ऑफ ए बट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डाइवर्जेंस। अच्छा, अब ये है कि बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए जो है ये आपके पास कर्ल ऑफ ए बता रहा है कि जी कर्ल ऑफ ए है, लेकिन ये आपको डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहा। वी आर एट लिबर्टी टू पिक दैट एज वी सी फिट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लाइबिलिटी है कि हम लोग अपने हिसाब से जो हमें सही लगे हम अपने हिसाब से जो है वो देख सकें, अपनी चॉइस कर सकें। ज़ीरो इज़ ओनली द सिंपलेस्ट चॉइस, तो उसके लिए सबसे आसान चॉइस ये है कि हम उसको ज़ीरो ले लें। तो विद दिस कंडीशन ऑन ए एम्पेयर्स लॉ 5.60 बिकम्स, तो अगर हम ये कंडीशन लगाएं इसके ऊपर तो उस हिसाब से हमारे पास जो है वो ज़ीरो। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि ये क्या है। तो ये सब बातें पहले बताने का यहाँ पे क्या मकसद है, और ये वाली बात यहाँ पे इन्होंने पूरा आपको एक ए नॉट एक सिंपल पोटेंशियल लेके एंड देन फिर इन्होंने कहा कि अगर हम ए को ऐसे डिफाइन कर लें कि जो ए नॉट प्लस डेल्टा लेमडा जो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से आ रहा है, वो सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए फिर हमने कहा लेमडा की ये वैल्यू। तो अगर कहा कि अगर ये तो चलें सही समझ आ रहा है कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए ज़ीरो है, ए नॉट ज़ीरो है तो इन्फिनिटी तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको लेमडा फाइंड करने के लिए कोई और मीन यूज़ करने करेंगे। जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप दूसरे यूज़ करते हैं। लेकिन बट द एसेंशियल पॉइंट रिमेन्स इट इज़ ऑल पॉसिबल टू मेक द वेक्टर पोटेंशियल डाइवर्जेंस लेस। तो मतलब ये कि हमारे पास एक्चुअली फ्रीडम होती है कि हम ए को इस तरीके से सेट कर लें, और वो इस वजह से हमारे पास फ्रीडम है क्योंकि जो बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए है वो हमें ये तो स्पेसिफाई कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल लेना है, लेकिन वो हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए के बारे में कुछ नहीं बता रहा। तो हम लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से वेक्टर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो ले सकते हैं, और वही हमारे पास सबसे सिंपल चॉइस है। तो बस इसको यूज़ करते हुए हमने ये कर लिया। तो दिस अगेन इज़ नथिंग, ये अगेन आपके पास कुछ नहीं है, बस एक पॉइजन इक्वेशन है, और अदर दिस 3 पॉइजन इक्वेशंस, 1 फॉर कार्टेशियन ईच कार्टेशियन कंपोनेंट्स। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको लिखेंगे जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको बताया भी हुआ है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स आएंगे इनके, और आपके पास 5/6 टू रिड्यूस हो जाएगी, एक इसका एक्स कंपोनेंट, एक इसका ये वाई कंपोनेंट और एक इसका जेड कंपोनेंट।
तो उस हिसाब से आपके पास ए जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे आपके पास इस केस में आता था ना, पॉइज़न इक्वेशन थी, बिल्कुल वैसे ये वाला ए पोटेंशियल आ गया। और वहाँ पे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो थी और यहाँ पे आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन जे है। ठीक है, तो इसी तरह ये आपके पास वॉल्यूम करंट के लिए है, ये आपके पास जो है वो सरफेस करंट के लिए हो, लाइन करंट के लिए सॉरी, और ये सरफेस करंट के लिए सॉरी। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर आपके पास करंट को ज़ीरो होना चाहिए एट दी इन्फिनिटी, तो ये अगर आपके पास करंट ज़ीरो नहीं हो रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो फिर हम और मेथड्स यूज़ करके जैसे ये वाली इक्वेशन को हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास रो जो है ज़ीरो हो रहा है इन्फिनिटी पे। इसी तरह ये वाली इक्वेशंस भी वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए तब यूज होती है जब आपके पास करंट ज़ीरो एट इन्फिनिटी। अदरवाइज़ हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता है ए को फाइंड करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल 5.12 के अंदर जो है वो इन्होंने कुछ एक्सप्लोर किया है। It must be said A is not as useful as V. For one thing, it's still a vector, and although equation 5.65 are somewhat easier to work with the Gauss-Seibert law, you still have to first with components. तो इन्होंने कहा है कि A उतना यूज़फुल नहीं है जितना V है। पहली बात तो ये है कि A वेक्टर है, और जो इक्वेशन 5.63 आपने लिखी और ये 5.64 है, तो अगर आप इसको गाउस-साइबर्ट लॉ की हेल्प से फाइंड करना चाहें तो वो ज़्यादा ईजियर है। तो क्योंकि इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स का भी ख्याल करना पड़ता है, तो इट वुड बी नाइस इफ़ वी कुड गेट अवे विद द स्केलर पोटेंशियल। तो मतलब ये ज़्यादा अच्छा होता है अगर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, लेकिन ऑब्वियसली वो पेयर्स लॉ के साथ कंपैटिबल नहीं है कि कर्ल ऑफ बी जो है वो ज़ीरो नहीं होता, कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली फिर बी जो है वो फिर कैसे बराबर हो सकता था ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल। तो क्योंकि आप जब कर्ल ऑफ बी देंगे दोनों साइड पे, तो ऑब्वियसली कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होता है, और वो एम्पेयर लॉ तो हमें ये नहीं पता था कि कर्ल ऑफ बी ज़ीरो होता है, हमें कहता है कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे के बराबर है। और मैग्नेटोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल कैन बी यूज्ड इफ़ यू स्टिक circuitously to simple connected current free region, but a theoretical tool it is of limited interest. Equation 5.2 सिर्फ प्रॉब्लम 5.28 उसमें मैग्नेटोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। देखते हैं, वो देखेंगे कि वो किस हद तक काम करता है। मोर एवर सिंस मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क, ए डज नॉट एडमिट अ सिंपल फिजिकल इंटरप्रिटेशन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्योंकि आप स्केलर पोटेंशियल के बारे में तो कहते हैं ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वेक्टर पोटेंशियल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती, तो इसलिए वेक्टर पोटेंशियल के बारे में सिंपल ये कहना कि उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये नहीं होता। इन सम कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी ट्रीटेड एज मोमेंटम पर यूनिट चार्ज, कुछ जगहों पे इसे मोमेंटम पर यूनिट चार्ज कहते हैं। नेवरदलेस द वेक्टर पोटेंशियल है सब्सटेंशियल थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, जो कि हम चैप्टर 10 में देखेंगे। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है जो कि चैप्टर 10 में थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया। ये मेरा पेपर का रेफरेंस तैयार होती हैं कि जहाँ पे से मोमेंटम पर यूनिट चार्ज के हिसाब से लिया गया। अच्छा वेल, अब जो एग्जांपल 5.11 है वो करनी है हमने, और उसमें हमें ए मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है वेक्टर पोटेंशियल। इसमें सिंपल मैथ है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड देन जो 5.12 की हुई है, जिसमें आपके पास जो रेफरेंस आपको दिया हुआ था कि वेक्टर पोटेंशियल जो है वो सोलेनॉइड का, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स पर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, देखिए करंट इनफाइनाइट तक फैला हो तो फिर हमें क्या करना होता है, तो फिर ऑब्वियसली हम वो वाला गाउस-साइबर्ट ये 5.44 है ना इक्वेशन, 5.63 इक्वेशन यूज़ नहीं कर रहे, या 5.64 इक्वेशन यूज़ नहीं कर रहे, हम दूसरे तरीके से इसको फाइंड कर रहे हैं, बाय एम्पेयर्स लॉ हम इसे फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि इन्होंने जो है वो बी जो है वो कर्ल ऑफ ए के बराबर होता है ना, तो इस इक्वेशन में दोनों इस साइड पे जो है वो इन्होंने सरफेस इंटीग्रल लिया है, तो आपको पता है कि ये बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इसको ए डॉट डी एल के बराबर होना चाहिए।
तो ये जो है ना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। इसको फाइन बी डॉट डी ए तो फाइन करना आसान है। ए डॉट डी एल के बारे में सिंपल मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एरिया सॉरी जो वेक्टर पोटेंशियल है और साथ डी एल, ठीक है। तो बेसिकली आपका जिस डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल होगा उसी डायरेक्शन में जो है वो आपके पास एरिया की आप लेंगे। तो अब आप ऑब्वियसली एरिया की भी सॉरी लेंथ, एरिया नहीं है डी एल लेंथ है, लेंथ की भी वही डायरेक्शन लेंगे। तो अब आपको ए की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो ए की डायरेक्शन जो है आपको पता है कि ए जो है वो आपके पास किस तरीके से आता है। तो आपके पास बी की डायरेक्शन से आप ए की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास सोलेनॉइड की प्रॉब्लम है। तो जो आपके पास देख लेंगे कि आपके पास जो है वो सोलेनॉइड में करंट जो है वो सर्कुलर इस तरह की फॉर्म में कहीं बना हुआ है। अगर सोलेनॉइड में करंट जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आप अपना अगर आप हाथ रखें तो बेसिकली जो आपको पता है थंब जो होता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और जो आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर होती हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है एक्चुअली वही ए की डायरेक्शन होती है। तो वो उस सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग के अबाउट होगी। तो वो आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग जो है वो 2πs होगा। तो उधर से ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो फ्लो डायरेक्शन की जो आपके पास ए करंट की डायरेक्शन होती है इसको आप रीड कर लेना, वही आपके पास ए की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। एंड देन फिर आपके पास यहाँ पे ये इन्होंने बड़े मज़े का एक स्केच बनाया हुआ है जिसमें आपके पास बाउंड्री कंडीशन को समराइज़ किया है। तो आपके पास यहाँ पे आई ड्रू अ ट्राइंगल इन चैप्टर 2 आई ड्रू अ ट्राइंगुलर डायग्राम टू समराइज द रिलेशन अमंग द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। और यहाँ पे भी उन्होंने मैग्नेटोस्टैटिक के केस में भी इसी तरह एक डायग्राम बनाई हुई है, और इसमें उन्होंने जे बी और ए को जो है वो रिलेट किया हुआ है। तो आपके पास जे से अगर आपने बी फाइंड करना है तो आप इस ये फार्मूला यूज़ करते हैं, बी से जे फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बी से ए फाइंड करना है तो आप बी से ए के लिए तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंस ऑफ ए तो खैर ज़ीरो ही हो गया, और अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हों तो फिर आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ए से जे की तरफ और जे से ए की तरफ आते हुए। तो ये फार्मूला बड़ी अच्छी सी डायग्राम है, इसमें समराइज़ कर लिया है। The current density J, the B will there is one missing link in the diagram, the equation for A in term of B, ठीक है। जैसे यही मैंने आपको बताया कि B से A मतलब ये वाली इक्वेशन जो है वो मिसिंग है। It's unlikely you would ever need such formula, but in case if you are interested see problem, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्रॉब्लम 5.50 5.51 देख लें, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपके पास सरफेस चार्ज अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूटी होती है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिसकंटिन्यूटी होती है अगर सरफेस करंट हो। तो ओनली दिस टाइम टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंजेस, जब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो अप्लाई इक्वेशन 5.48 इक्वेशन को आप देख लें। मैं कहूँ तो मैं हर इक्वेशन लेवल की होती हैं। तो आप 5.48 वेरी बैड से आपके पास ये 5.48 डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अब यहाँ पे आपके पास ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप दोनों साइड पे जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 का, तो एक बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम बी डॉट ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टू अ वाटर वेफर थिन पिल बॉक्स, अगर एक पिल बॉक्स की शेप की आप बना लें सरफेस जैसे यहाँ पे बनाया गया, तो इसका मतलब है कि बी ऑब्वियसली बी डॉट डी ए है,
तो बी जो है वो उसका वो कंपोनेंट जो एरिया की डायरेक्शन में होगा, तो एरिया की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो का बराबर होना चाहिए। एज फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट नेपेरियन लूप, अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा इस टाइप का, ठीक है, फिगर 5.50 में बना हुआ है। तो जिसमें जो है रनिंग परपेंडिकुलर टू द करंट अगर आपके पास इस तरीके से है तो ऑब्वियसली एम्पेरियन लूप जो है वो परपेंडिकुलर टू द करंट है, तो बी डॉट डी एल आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, बी आई पैरेलल अबव माइनस बी पैरेलल बिलो पैरेलल टू द सरफेस एल लेंथ होगी म्यू नॉट आई एनक्लोज जो है वो के सरफेस चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी म्यू नॉट के। A similar Amperian loop running parallel to the current reveal that the parallel current component is continuous। तो आपके पास जो है वो सिमिलर Amperian loop running parallel to, अगर आपके पास ये तो थे आपके पास parallel to the surface, ठीक है, एंड हाँ ओके, सिमिलरली Amperian और perpendicular to the current, ठीक है। तो अगर आपको Amperian loop आप इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो एम्पेरियन लूप जो है वो पैरेलल टू द करंट हो, तो फिर पैरेलल कंपोनेंट उस वक्त कंटिन्यूस हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट कैन बी समराइज इन अ सिंगल, मतलब जनरली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पॉइंटिंग अपवर्ड। और लाइक द स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द वेक्टर पोटेंशियल कंटिन्यू क्रॉस एनी बाउंड्री, जैसे स्केलर पोटेंशियल हर जगह कंटिन्यूस होता है, वेक्टर पोटेंशियल ये बिलो फॉर डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0 गारंटीज, ठीक है। नोट दैट इक्वेशन 5.75 इज प्रीसपोज दैट ए इज डाइवर्जेंसलेस, ठीक है। इस इक्वेशंस में हमने सपोज किया हुआ कि डाइवर्जेंस द नॉर्मल कंपोनेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू बी इन द फॉर्म, अगर आप दोनों साइड में इनके एरिया इंटीग्रल ले लें तो ये आपके पास ए डॉट डी एल के बराबर आ जाएगा, उससे बी डॉट डी एल फ्लक्स के बराबर होता है, तो इसमें इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट कांस्टेंट, द फ्लक्स टू एन एम्पेरियन लूप ऑफ द वेनिशिंग थिकनेस इज 0। तो ये रीज़न इसका ये है क्योंकि फ्लक्स अगर आपके पास जो एम्पेरियन लूप आपने ड्रॉ किया उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो उससे फ्लक्स 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो भी कॉन्टीन्यूस है और नॉर्मल कंपोनेंट भी कॉन्टीन्यूस है, लेकिन डेरिवेटिव जो है वो उसके अंदर ऑब्वियसली ए के डेरिवेटिव के अंदर डिसकॉन्टीन्यूटी आती है और वो इस तरीके से होती है जैसे आपके पास स्केलर पोटेंशियल में थी, इसी तरह इसके अंदर भी है। ओके, मल्टीपल एक्सपेंशन जो है वो जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था उससे ही रिलेट कर रहा है। ओके, परफेक्ट। मैं भी इसको वाइंड अप करते हैं और इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगी।